ज्यादातर जो बलात्कार होता है वो भारत में अपराध माना ही नहीं जाता, तो उसकी रिपोर्ट कैसे दर्ज करा दोगे? क्योंकि ये एक एंडेमिक बीमारी है, ये लगातार है, हर जगह है, हर गली मोहल्ले में चल रहा है। पीड़िता को या तो डरा धमका के चुप कर दिया जाता है, या खरीद लिया जाता है, या कि उसके घर वाले ही इज्जत का, पवित्रता का, प्योरिटी एंड ऑनर का हवाला दे करके उसका मुंह बंद कर देते हैं। छात्रा के साथ एक गैंगरेप की घटना सामने आई है। उस घटना में पुलिस रिपोर्ट के अनुसार आरोपी जो है वो कथित तौर पे उनका मित्र या जानकार था। तो 40 लाख महिलाओं का प्रतिवर्ष भारत में बलात्कार होता है और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं 30-31 हजार। पर आपकी सारी आउटरेज ठंडी पड़ जाती है जैसे ही कोई एक मामला ठंडा पड़ता है कि देखो इंडिया पर वेस्टर्न कल्चर छा रहा है इसलिए रेप बढ़ रहा। रेप नहीं बढ़ रहा, पहली बार रेप की रिपोर्टिंग बढ़ रही है। लड़की को इतना साहस आया है कि वो बाहर खुल के बता भी पा रही है कि रेप है, वो भी 1% लड़की। 99% अभी भी बोल भी नहीं पाती कि रेप हो गया। आपको कोई महिला का शरीर भी नहीं मानता, आपको प्रॉपर्टी माना जाता है। ये बना डाला हमने भारत को। मेरा नाम सूरज है। वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में अभी एक घटना हुई है, उससे संबंधित सवाल है मेरा। वहाँ मेरे पिताजी का घर है और वहाँ पे दुर्गापुर में अभी एक छात्रा के साथ एक गैंगरेप की घटना सामने आई है और उस घटना में पुलिस रिपोर्ट के अनुसार आरोपी जो है वो कथित तौर पे उनका मित्र या जानकार था। सवाल ये है कि उसमें उससे क्या देखना पड़ रहा है? सवाल ये है कि इस तरह के जहाँ पे जिनके जो पीड़िता हैं उनके जो जानकार हैं, जब उनके साथ इस तरह की घटना हो रही है तो ये हमारे समाज में इस तरह के रिश्तों के बारे में क्या बताता है? हमारे रिश्तों का स्तर अब क्या हो चुका है? और दूसरा सवाल ये है कि सरकार इस बारे में क्या कर सकती है, रिश्तों के बारे में, इस तरह की घटनाओं के बारे में। बैठिए बैठिए। पूरी जो बात है ना उसको पहले अपने तल पर अच्छे से समझा करिए, ठीक है? और फिर जहां तक आप खुद ही पहुंच जाए वहां पहले पहुंच जाइए और फिर आप मेरे पास लेकर के आइए, है ना? तो उसमें मैं आसानी से फिर आपको समझा पाऊं। देखिए, बलात्कार कोई आज की चीज नहीं है। हजारों सालों से हो रहे हैं, होते आए हैं। और ना कोई वो बंगाल की या भारत की चीज है, वो विदेशों में भी होते हैं। यहां तक कि कम होता है पर पशुओं की भी कुछ प्रजातियां हैं जिनमें भी माना जाता है या देखा गया है कि बलात्कार जैसी कुछ घटना घटती है। बहुत कम होता है पशुओं में ऐसा, पर वहां भी होता है। पर भारत में उसकी जो प्रकृति है वो बहुत अलग है। आज के भारत की आप बात कर रहे हैं तो चीज को गहराई में ले जाना पड़ेगा। नहीं तो बंगाल में अभी हुआ है, पिछले साल वो आरजी कर वाला मामला हुआ था, तब भी आपने सवाल पूछा था, आपने नहीं माने किसी और ने, तब भी मैंने कुछ बोला था। ऐसे मामले एक के बाद एक आते रहेंगे, हम उसकी जड़ तक पहुंचे बिना यूं ही सतही सवाल जवाब करते रह जाएंगे। हाँ, तो इसलिए थोड़ा गहरे जाना जरूरी होता है। विदेशों में भी बलात्कार होते हैं, पर वो वहां पर एक व्यक्ति के खिलाफ की गई चीज है। वो जेंडर वायलेंस है। सामने एक व्यक्ति है जो एक स्त्री है और दूसरा व्यक्ति है जो पुरुष है और वो उस पर बल प्रयोग कर रहा है वासना पूर्ति के लिए। जब विदेशों में बलात्कार होता है तो ज्यादातर उसकी प्रकृति ये होती है, ठीक है ना? एक स्त्री है, युवा स्त्री है और शारीरिक दृष्टि से आकर्षक हो सकती है और मुझे किसी कारण के चलते उस पर बल प्रयोग का मौका मिल गया है तो मैं करूंगा और उससे मैं वासना पूरी करूंगा। ऐसा होता है वहां पर। बलात्कार ऐसा भी नहीं है कि भारत में ही बहुत ज्यादा होता है, विदेशों में भी बहुत ज्यादा होते हैं। और कई सूचकांकों की माने तो उनमें तो ऐसा निकल कर आता है जैसे विदेशों में ही ज्यादा होते हैं, जैसे विदेशों में ही ज्यादा होते हैं। पर अंतर है, विदेशों में भी जब सोशल सर्वेस किए जाते हैं और वहां पूछा जाता है कि क्या आपके ऊपर कभी सेक्सुअल असॉल्ट या रेप हुआ है, तो जितने मामले निकल करके आते हैं
वो आधिकारिक तौर पर दर्ज मामलों से कहीं ज्यादा होते हैं, कई कई गुना ज्यादा होते हैं। ये विदेशों में भी होता है। और भारत में उसका जो अनुपात है कि कितने मामले दर्ज होते हैं और कितने बलात्कार वास्तव में हो रहे हैं, वो कितना है हम बात करेंगे। अगर मुझे याद रहा तो मैं आपको बोलूंगा, भूल जाऊं तो याद दिला दीजिएगा। तो चलिए यहीं से शुरू कर लेते हैं। हम इस पूरे मुद्दे को ही समझना चाह रहे हैं, किसी एक मामले को नहीं, क्योंकि मामले तो एक के बाद एक आते रहते हैं, हमें दुख देते हैं, चोट देते हैं। हम कुछ दिनों तक उस पर हम कुछ आग्रह भी कर लेते हैं, हम आक्रोश व्यक्त कर लेते हैं और फिर वो मामला ठंडा पड़ जाता है। तो हम इस पूरे मुद्दे को ही समझ लेते हैं। आधिकारिक आंकड़े ये हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, के भारत में हर साल लगभग 30,000 35,000 बलात्कार दर्ज होते हैं। ये दर्ज हो रहे हैं, ये दर्ज हो रहे हैं। तो उसके आधार पर हम कह देते हैं कई बार कि देखो भारत में स्थिति इतनी खराब है कि प्रतिदिन लगभग 100 बलात्कार के मामले सामने आते हैं। और ये आंकड़ा ही हमें बहुत भयानक लगता है, भयानक है भी, प्रतिदिन 100 मामले। पर अगर हमें भारत में बलात्कार की प्रकृति को समझना है तो हमें ऑफिशियल डेटा से नहीं, कहीं और से शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छे से समझो। और वो शुरुआत हमें करनी पड़ेगी जो NHFS डेटा है उससे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS डेटा। तो ये होता है कुछ कुछ सालों में हर बार। हमारे पास जो डेटा है अभी आखिरी वो 2021 का है, और उसके बाद एक सर्वे और हो चुका है और उसका डेटा अब आ रहा है धीरे धीरे। तो उससे हमें पता चलता है, जब महिलाओं से बात की जाती है, महिलाओं लड़कियों से 15 साल से ऊपर वाली, तो वो कह रही हैं कि 6.3% महिलाएं कह रही हैं कि हमारे ऊपर कभी ना कभी बलात्कार हुआ है। तो ये कितना बैठ गया आप थोड़ा समझते हैं। 145-150 करोड़ भारत की आबादी है, 70 करोड़ से ऊपर महिलाएं हो गई। आज भारत में 70 करोड़ से ऊपर महिलाएं हैं। आधी होनी चाहिए थी, आधी नहीं है, आधी से 4-5 करोड़ कम है। किस वजह से कम है? भ्रूण हत्या वगैरह से कम है। 5 करोड़ महिलाएं भारत की आबादी से गायब है, भ्रूण हत्या कर दी गई है उनकी। तो फिर भी 70-72 करोड़ महिलाएं होनी चाहिए। इनमें से जो 15 साल से ऊपर की हैं, जिनसे ये पूछा जा सकता है कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ कि नहीं हुआ, वो करीब 50 करोड़ है। ठीक है, 70-72 करोड़ महिलाएं, उसमें से 50 करोड़ ऐसी जो 15 साल से ऊपर की हैं। इनमें से 6.3% ऐसी बैठती हैं जो खुद कह रही हैं अपने मुंह से, जब उनसे एकांत में पूछा जाता है, थाने में नहीं, पुलिस रिकॉर्ड्स के माध्यम से नहीं, कि बस टिक कर दो कि तुम्हारे ऊपर कभी, तो टिक कर दो बस, तो टिक कर देती हैं। 6.3% आती हैं। और फिर उनसे और भी कुछ लिए जाते हैं आगे डिटेल्स। तो ये कितना हो गया? कितना हो गया? ठीक है, 3 करोड़। पर ये 3 करोड़ का आंकड़ा वो निकला जिन पर उनकी पूरी जिंदगी में कभी ना कभी बलात्कार की घटना घटी है। तो प्रतिवर्ष पर कैसे आए? तो प्रतिवर्ष का भारत से कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, पर विदेशों में जब सर्वे हुआ है तो उसमें यह निकल कर आया है कि जो ये 6% है, इन्होंने ऐसा नहीं बोला हुआ है कि हम पर जीवन में एक बार भी आघात हुआ था। और जिस पर आमतौर पर बलात्कार होता है उसका कई बार भी हुआ होता है। कारण क्या है वो अभी आगे स्पष्ट होगा आपको। तो यह निकल करके आया कि जिन्होंने भी कहा कि रेप उनके ऊपर हुआ है, तो 10 से 20% ऐसे हैं जिन पर किसी भी एक वर्ष में, ये जो पूरी तादाद निकलेगी इसका 10-20% ले लो, ये वो संख्या होगी जिन पर किसी भी एक वर्ष में बलात्कार हुआ है। बात समझ रहे हैं भाई? आपने जो 3 करोड़ बोला, 6.3% लेकर के 50 करोड़ का, 3 करोड़ थोड़ा ज्यादा आएगा, वो तो है कि उसकी जो पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ थी उसमें कितनों पर हुआ है। अब उसमें से हमें पर ईयर डेटा पर आना है। तो उसका जो पर ईयर आता है, अगर हम दूसरे देशों से स्टैंडर्ड्स लें तो वो आता है 10 से 20%। तो ये जो 3 करोड़ से थोड़ा ऊपर है, इसके 10 से 20% के बीच में महिलाएं हैं जिनका भारत में प्रतिवर्ष रेप होता है। अब 10 से 20% का आप कुछ ले लीजिए, 15% ले लीजिए, तो 3 करोड़ का 15% कितना बैठा? कितना बैठा? 45 लाख। 45 लाख। आप 40 लाख ले लीजिए, चलिए, हालांकि 45 लाख से भी ऊपर होगा क्योंकि 3 करोड़ से भी थोड़ा ऊपर था। ठीक है,
और हो सकता है कि 10-20% बाहर रहा है, भारत में 15 ना हो 22 हो, ये भी हो सकता है, ज्यादा संभावना उसी की है। पर हम बिल्कुल एकदम कंजर्वेटिव लेकर के चलते हैं कि स्थिति क्या है ये जानने के लिए। तो 40 लाख महिलाओं का प्रतिवर्ष भारत में बलात्कार होता है, 40 लाख महिलाओं का। और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं 30-31 हजार। माने जितनी महिलाओं का बलात्कार होता है उसमें से 1% भी जा करके दर्ज नहीं कराती हैं, 1% भी नहीं कराती हैं। तो इसका कारण समझने की कोशिश की गई, तो उसमें से कारण यह निकल करके आया कि वो दर्ज करा ही नहीं सकती हैं, क्योंकि ज्यादातर जो बलात्कार होता है वो भारत में अपराध माना ही नहीं जाता, तो उसकी रिपोर्ट कैसे दर्ज करा दोगे? ज्यादातर जो भारत में बलात्कार होता है वो अपराध कानूनन है ही नहीं, तो उसकी रिपोर्ट कैसे दर्ज करा दोगे? भारत में जो रेप होता है वो 70 से 90% मैरिटल रेप है। आप बलात्कार की पूरी प्रकृति समझना चाहते हैं ना, तो सिर्फ तब मत उग्र हो जाया करिए जब कोई एक मामला सामने आए, क्योंकि ये एक एंडेमिक बीमारी है, ये लगातार हर जगह है, हर गली मोहल्ले में चल रहा है। 31,000 पर कितना बैठ रहा था? हम कह रहे थे लगभग 100 प्रतिदिन, ठीक? तो 40 लाख पर कितना बैठ गया? 10,000 से ज्यादा प्रतिदिन, 12,000 प्रतिदिन। 100 प्रतिदिन पर हम कह रहे थे अरे अरे कितना ज्यादा है, ये 10-12 हजार है प्रतिदिन। लेकिन ये कहीं दर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि 70 से 90% मामले जो हैं वो मैरिटल रेप के हैं। मैरिटल रेप समझते हैं क्या होता है? जहां पति ही पत्नी का बलात्कार कर रहा है, और भारतीय कानून इसको बलात्कार मानता ही नहीं, क्योंकि परंपरा, जिसको हम कई बार कह देते हैं कि धर्मशास्त्र का समर्थन प्राप्त है, वो पत्नी को पति की संपत्ति मानती है। संपत्ति, व्यक्ति नहीं, संपत्ति। चीज है, जैसे भी इस्तेमाल करे, पति की चीज है, कैसे भी इस्तेमाल करे, वो व्यक्ति नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, वो एक चीज है, वो प्रॉपर्टी है, तो उसका कैसे भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आप जाकर के इस पर किसी भी तरीके की रिपोर्ट नहीं दर्ज करा सकते। हां, इस प्रक्रिया में आपको मारपीट दिया हो, आपके खून वगैरह निकल आया हो, हड्डी ही तोड़ दी, तो आप जाकर के रिपोर्ट आप दर्ज करा सकते हैं। सामान्यतः आप नहीं कह सकते कि मेरे पति ने रेप किया है मेरा, तो मैं जाकर के इसमें रिपोर्ट दर्ज करा रही हूं। फिर पुरुषों पर भी सर्वे हुआ, तो इस बात की पुष्टि हुई, वो प्रतिशत कितना है वो आप खोज के निकालिएगा, जहां पे पुरुषों ने खुद ही स्वीकार किया कि हां, पत्नी की कंसेंट हो ना हो, हम इतने प्रतिशत पुरुष कह रहे हैं कि हां, पत्नी की कंसेंट के बिना भी हम इंटरकोर्स करते हैं। समझ में आ रही है बात? ये तो रेप चीज दूसरी है, आप उसको जो समझ रहे हो, रेप उससे बहुत आगे की बात है। आप रेप के सिर्फ वो मामले देख रहे हो जो पुलिस रिकॉर्ड में जा रहे हैं और प्रेस में आ रहे हैं। आप रेप वो देख ही नहीं पा रहे जो 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 घर घर में है। अब आगे की और समझिए। तो ये जो 40 लाख मामले हैं, इसमें से लगभग 30 लाख मामले वो हैं जो मैरिटल रेप के हैं, और इनकी कोई गिनती ही नहीं हो सकती, इनकी कोई अकाउंटिंग नहीं हो सकती। कोर्ट अगर चाहता भी है कि इस पर हम नियम बनाएं, तो सरकार आड़े आकर खड़ी हो जाती है। सरकार कहती है नहीं नहीं नहीं, ये हम नहीं होने देंगे। और कई बार तो कोर्ट्स ने, जजेस ने भी जो जो रुख लिया है, वो ऐसा लगता है जैसे समर्थन किया जा रहा हो कि हां, पत्नी के तो सीमित अधिकार ही होंगे दाम्पत्य रिश्ते में। समझ में आ रही है बात? ये अभी हमने कहा कि 40 में से लगभग 30 लाख तो ये हो गए जो मैरिटल रेप के ही मामले हैं, तो 10 लाख तो अभी भी बचता है। लेकिन सरकार के पास तो 31,000 मामले ही दर्ज हैं, तो ये 10 लाख क्या है? ये जो 10 लाख मामले हैं, इसमें से लगभग 7-8 लाख मामले हैं कास्ट बेस्ड रेप के। कास्ट बेस्ड रेप के ज्यादातर मामले वो हैं जहां पर जो रेपिस्ट है वो ऊंची जाति का है तथाकथित, और जो पीड़िता है वो दलित वर्ग से है। तो इसीलिए जबरदस्त दोनों में पावर एसिमेट्री है, पैसे को लेकर भी, रुतबे को लेकर भी, जात को लेकर के भी, पहचान को लेकर भी। और पीड़िता को या तो डरा धमका के चुप कर दिया जाता है, या खरीद लिया जाता है, या कि उसके घर वाले ही इज्जत का, पवित्रता का, प्योरिटी एंड ऑनर का हवाला देकर के उसका मुंह बंद कर देते हैं, या कि अगर वो पुलिस स्टेशन चली भी जाती है तो पुलिस वाले उसका मजाक बनाकर उसको भगा देते हैं। ऐसे भी मामले आए हैं। आप पढ़िएगा मथुरा केस 1972 का, जहां पर पीड़िता पुलिस स्टेशन गई है,
और वहां पर पुलिस वालों ने उसका शोषण कर दिया है, रेप ही कर दिया है। बहुत मामले हैं ऐसे। तो ये भी जो 7.5 मामले हैं, ये भी ज्यादातर कभी रोशनी में आते ही नहीं, कम ही आते हैं इनमें से। अब बचे लगभग 2.5 लाख मामले। इन 2.5 लाख मामलों में से 30,000 दर्ज हो जाते हैं। इन 2.5 लाख मामलों में भी ज्यादातर दर्ज नहीं होते, क्योंकि बात वही आ जाती है कि तुझसे शादी कौन करेगा। अगर ये बात जाहिर हो गई कि तू बलात्कृत हो चुकी है तो तुझसे शादी कौन करेगा, तो ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ये सिर्फ 3 लाख मामले हैं, इनमें से कुछ हिस्सा जाकर के इसकी FIR वगैरह हो जाती है। ये है रेप। रेप वो नहीं है जो आप यदा कदा पढ़ लेते हो अखबार में। भारत में रेप में 2 एंगल्स हैं जो बहुत बहुत बड़े हैं। एक है पैट्रियार्की और एक है कास्ट। 100 मामले हैं अगर रेप के, तो उसमें 70-80 मामलों में तो पति ही रेपिस्ट है। अब क्या करना है बोलो। और अरेंज्ड मैरिज के साथ ये मामला और भी रोचक हो जाता है, क्योंकि ये जो पति है ये एक अपरिचित व्यक्ति है, जो कि अब बाकायदा विधि अनुसार, धर्मानुसार, समाज अनुसार, कानूनानुसार पत्नी के साथ जबरन संभोग कर सकता है। इसको अब मान्यता मिल गई है, क्योंकि अब पत्नी इसको सौंप दी गई है, ले जा भाई। ये है रेप। पर आपकी सारी आउटरेज ठंडी पड़ जाती है जैसे ही कोई एक मामला ठंडा पड़ता है। आप नहीं देख रहे हो कि वो जो पूरा हमने अनादर करा है श्रुति का, उपनिषदों का, उसका परिणाम है बलात्कार। भारत का बलात्कार पश्चिम के बलात्कार से अलग है भाई। पश्चिम में उसमें यह नहीं होता है कि पति चढ़ बैठा है या कि जाति देख करके उसका शोषण किया जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में जो पीड़िताएं होती हैं वो दलित और आदिवासी होती हैं। और कई बार तो बलात्कार सबक सिखाने के लिए किया जाता है, न सिर्फ लड़की को बल्कि उसके पूरे समुदाय को, कि ये देखो वो जो शरीर है लड़की का, वो लड़की का ही शरीर नहीं है, वो माध्यम है जिसके द्वारा उसके पूरे समुदाय को आतंकित किया जाता है। और फिर धर्मगुरु आकर के बोलेंगे कि लड़की का शरीर पवित्र होना चाहिए। बार बार पवित्रता को उसके शरीर से जोड़ दो, ताकि बलात्कृत होने के बाद बलात्कारी शान से कह सके कि ये देखो हटा दी इसकी पवित्रता मैंने। एक एसेट था इसके पास, वर्जिनिटी, वो छीन लिया मैंने। समझ में आ रही है बात? उसके साथ एक काल्पनिक एसेट जोड़ दो उसके शरीर के साथ, क्या? पवित्रता। जबकि पवित्रता का रिश्ता शरीर से हो नहीं सकता, उसका रिश्ता चेतना से है। पवित्रता का रिश्ता उसके यौनांग से जोड़ दो। ये काम किसने किया? बाबा जी ने करा। ये बोल दो पवित्र होना चाहिए, शरीर पवित्र होना चाहिए। और जैसे ही तुमने पवित्रता का रिश्ता उसके शरीर से जोड़ा, उसके पूरे समुदाय को दंड देने का, मजा चखाने का एक तरीका मिल गया किसी रेपिस्ट को, कि लो तुम्हारे कुनबे की लड़की मैंने खराब कर दी। सुना है इस तरह की भाषा? ये लो मैंने तुम्हारे पूरे कुनबे को ही नीचा दिखा दिया, तुम्हारी लड़की खराब कर दी मैंने, अब जो कर सकते हो करो। और अब एक बार वायलेशन कर दिया तो सदा के लिए वायलेशन हो गया। टूटी हुई चीज तुम जोड़ थोड़ी पाओगे। लो, तो भारत में रेप अलग बात है। भारत में रेप अलग बात है। जिस दिन हमने धर्म का अर्थ उपनिषद से हटा करके स्मृति करा था, उस दिन समझिए कि यह सब शुरू हो गया था। जबकि यह जानी समझी बात है कि स्मृति में जो कुछ लिखा है उसे श्रुति सम्मत होना चाहिए, और स्मृति अगर श्रुति का उल्लंघन कर रही है तो स्मृति को हटा दो, श्रुति की बात माननी जाएगी, क्योंकि श्रुति वो देती है जो कालातीत सत्य है, और स्मृति वो बातें कहती है जो उस समय के समाज में प्रचलित हैं। उस समय समाज में जो प्रचलित है उन चीजों को माध्यम बनाकर, सहारा बनाकर, उन चीजों को भी सम्मान देकर किसी तरह से धर्म को अशिक्षित लोगों तक भी पहुंचा सको, इसके लिए स्मृति थी। लेकिन भारत में धर्म का मतलब ही बन गया स्मृति, और उसी स्मृति को भारत जी रहा है। और यह बहुत बड़ी सफलता हो गई ऐसे ग्रंथों की जिनको वो महत्व कभी मिलना ही नहीं चाहिए था, जो उन्हें मिल गया। और इसके कारण उपनिषदों और गीता को वो महत्व नहीं मिलने पाया जिसके वो अधिकारी थे। आप जी रहे हैं उनको, आपको पता भी नहीं है। आपका चाल चलन, बोल, बातचीत, व्यवहार सब उन्हीं से निर्धारित हो रहा है।
मैं आपसे कहूं आपस्तंभ धर्म सूत्र या गौतम धर्म सूत्र या बौधायन धर्म सूत्र आपने ना पढ़ा होगा, सुना ही ना होगा नाम, पर आप जैसे जी रहे हो ना, आप उन्हीं से जी रहे हो। आप जब पढ़ोगे तो आपको झटका लग जाएगा, आप कहोगे इसमें तो वही सब बातें लिखी है जो हम करते हैं, पर ये चीज तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं थी, क्योंकि वो सब हवाओं में आ गया। वो चीज शास्त्र से उठ करके संस्कृति बन गई, जबकि उनमें जो बातें लिखी हुई थी वो बातें सिर्फ इसलिए थी कि जो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं उपनिषद को, उनको कुछ ऊपर ऊपर से अपने व्यवहार को रेगुलेट करने की, नियंत्रित करने की चीजें दे दो एक खास काल में, उस काल के बाद उनकी कोई अहमियत ही नहीं है। आप लोगों को मनुस्मृति से संबंधित जब विकल्प वगैरह आते हैं परीक्षा में, तो आप में से कई लोगों ने लिखा है कि अरे ये सब तो बिल्कुल हमारे घर में ही हो रहा था, पर हमें पता ही नहीं था कि ये मनुस्मृति से आया है। स्मृतियों की अपनी उपयोगिता थी। उनकी क्या उपयोगिता थी कि भाई कृषि प्रधान देश था, बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन तक कथाओं के माध्यम से अच्छाई पहुंचाना था। यह आदर्श रूप में स्मृति का उद्देश्य था। माना यह गया था कि इन लोगों का आंतरिक केंद्र सक्रिय ही नहीं होगा कभी। एक जनसंख्या का बड़ा वर्ग है जिसका आंतरिक सच्चाई का केंद्र कभी सक्रिय नहीं होगा, तो इनको ऊपर ऊपर से बता दो कि तुम ऐसे रहोगे, तुम्हारे ये दायित्व हैं, ये कर्तव्य हैं, राजधर्म ये होता है, पति धर्म ये होता है, पत्नी धर्म ये होता है, ब्राह्मण ये, शूद्र ये। तो ये सब करके उस समय की सामाजिक व्यवस्था के अनुसार कुछ बातें दे दी गई थी। हमने उसी को धर्म मान लिया, हमने उसी को धर्म मान लिया। और उसके बाद एक गजब और हुआ। वेदांत जो अद्वैत के अलावा कुछ है ही नहीं, उसकी द्वैतात्मक व्याख्याएं कर दी गई। जब द्वैतात्मक व्याख्या होती है ना, तो इधर जीव खड़ा हो जाता है और उधर खड़ा कर दिया जाता है एक रचयिता ईश्वर को, क्रिएटर गॉड को। नाउ इट इज गॉड एंड मैन। और जो कुछ भी परंपराएं चल रही थी समाज की, उनको मिथोलॉजी में डाल दिया गया। माने यह कह दिया गया कि वो परंपरा गॉड से आ रही है। अब और गजब हो गया, अब आप उस चीज को एकदम ही नहीं तोड़ सकते। आपकी जो परंपरा है, एक बार आपने वेदांत की जो द्वैतात्मक व्याख्या है वो कर दी, जो कि हो ही नहीं सकती, जो कि एकदम गलत है, आपने कर दी, तो उसके बाद आपने क्या खड़ा कर दिया? ये क्रिएटर गॉड है। और फिर आपकी अपनी जितनी सामाजिक मान्यताएं और पूर्वाग्रह थे, उनको आपने क्या कर दिया? सेक्रेड बना दिया। कैसे सेक्रेड बना दिया? ये कह के कि ये तो भगवान ने दिए हैं, मैंने थोड़ी दिए हैं। तू स्त्री है, पति को परमेश्वर मानना और उसकी सब आज्ञाओं का पालन करना ही तेरा धर्म है, और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात भगवान ने बोली है। उपनिषदों का अपमान होता गया, होता गया। हमने कभी पूछा नहीं कि भाई मेरा तो श्रुति धर्म है, वेदांत कहां है इसमें, ये सब जो तुम बता रहे हो। तो भारत में आप रेप समझना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि मामला पीछे से क्या चल रहा है। साउथ अफ्रीका में भी उदाहरण के लिए रेप एक बड़ी समस्या है, पर वहां रेप की प्रकृति बंगाल में जो रेप हो रहा है उससे अलग है, या कि यूपी के किसी गांव में जो रेप हो रहा है किसी दलित लड़की के ऊपर, उससे अलग है। या कि जो मैरिटल रेप हो रहा है, जिसको वो स्त्री ये सोच रही है कि ये तो मुझे, मैं गृहस्थ हूं, मैं पत्नी हूं, तो मुझे तो ये बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, ये चीज अलग है। छोटे छोटे सर्वेज हुए हैं जहां पूछा गया है महिलाओं से, रेप होता है तुम्हारा घर में? कहती है हाँ। ये भी पूछा गया कि क्या गलत है, ये क्या बुरा लगता है? तो कहती है नहीं, ठीक है, उसका हक है। क्या है? उसका हक है। ये तो रेप है, जो सीधी सीधी पिटाई होती है उसको लेकर के भी बहुत महिलाओं ने बहुत सर्वेज में बोला है कि हक है उसका, पति है, मार लेगा तो इसमें क्या है ऐसा। आ रही है बात समझ में? इसके मूल कारण को समझने की जगह जो हमारे संस्कारवादी लोग हैं वो कहते हैं इसका मूल कारण यह है कि भारत में पाश्चात्य संस्कृति हावी हो गई है। लड़कियां छोटे कपड़े पहन रही हैं और लड़कों के ऊपर भी वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है, तो वो सेक्सुअली अराउज ज्यादा होते हैं, इसलिए रेप हो रहा है। तुम कितने बेईमान आदमी हो। फिर ऐसे लोग कहते हैं कि लड़कों को ब्रह्मचर्य सिखाओ तो फिर रेप कम हो जाएगा। तुम कितने बेईमान आदमी हो। तुमने जो संस्कृति चला रखी है, रेप उसका परिणाम है। पाश्चात्य संस्कृति से नहीं आ रहा है रेप।
जब 70-80% रेप घर में ही हो रहा है और रिश्तेदारों द्वारा ही हो रहा है, खासकर पति द्वारा, तो पश्चिम से कहां से आ गया? वो तो फिर हमेशा से हो रहा था। अब तो रिपोर्टिंग बढ़ी है, महिला थोड़ी जगने लगी है, तो जो रिपोर्टिंग है रेप की वो पिछले 20 सालों में लगभग दोगुनी हो गई है। तो इसको प्रमाण की तरह कहा जाता है कि देखो इंडिया पर वेस्टर्न कल्चर छा रहा है इसलिए रेप बढ़ रहा। रेप नहीं बढ़ रहा, पहली बार रेप की रिपोर्टिंग बढ़ रही है। लड़की को इतना साहस आया है कि बाहर खुल के बता भी पा रही है कि रेप है, वो भी 1% लड़की। 99% अभी भी बोल भी नहीं पाती कि रेप हो गया। आधी आबादी को अपाहिज कर दोगे, वो तो गूंगा कर दोगे, उसकी जबान काट लोगे, उसको पिंजड़े में डाल दोगे, उसके मन में यह बात डाल दोगे कि तेरा जो सबमिशन है वो तो डिवाइनली ऑर्डेन्ड है, वो तो भगवान की मर्जी है, तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा फिर कभी? आधी आबादी। और ये आधी आबादी सिर्फ बच्चे ही पैदा करने को नहीं होती है। हिटलर करता था ये काम, वो मेडल्स देता था, वो कहता था ये आर्यन रेस को दुनिया पे छाना है, चलो आबादी बढ़ाएं। तो वो ब्रॉन्ज मेडल देता था अगर 5 बच्चे पैदा कर दिए, सिल्वर मेडल देता था अगर 7 बच्चे पैदा कर दिए, और गोल्ड मेडल देता था अगर 8-10 बच्चे पैदा कर दिए। आप जिस तरीके से अपनी बेटियों को बड़ा करते हो कि पराया धन है, किसी के घर जाएगी, उसके बच्चे पैदा करेगी, उसका परिणाम है ये जो आप बात अभी कर रहे हो, वो बात। और दूसरी चीज कास्ट। जो स्मृति ग्रंथ हैं उसमें अगर कोई ऊपर के वर्ण का नीचे की वर्ण की स्त्री का बलात्कार कर दे तो उसको बहुत कम सजा है। लेकिन अगर कोई शूद्र जाकर के किसी तथाकथित उच्च वर्ण की लड़की का बलात्कार कर दे या महिला का, तो उसे मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। तो रेप के बहुत जबरदस्त कास्ट डायमेंशंस हैं। और एक बात सुनो, ज्यादातर जो मामले आते हैं ना बलात्कार के सुर्खियों में, वो सुर्खियां दलित लड़कियों को तो बेचारियों को नसीब भी नहीं होती। उनका बलात्कार हो जाता है तो बहुत हेडलाइंस नहीं बनने पाती, क्योंकि मीडिया भी कुछ मामलों को तवज्जो देता है, कुछ मामलों को तवज्जो नहीं देता। भारत राष्ट्र का जो हर तरीके से पतन हुआ, कला में, विज्ञान में, युद्ध में, सामरिक क्षेत्र लड़ाइयों में, सब में, टेक्नोलॉजी में, साहित्य में, वजह बहुत सीधी है। 50% आबादी को दबाकर रखोगे तो कहां से राष्ट्र आगे बढ़ेगा? और बाकी जो 50% आबादी है उसकी बहुत सारी ऊर्जा लग रही है इस 50% को दबाने में। उसका आधा ध्यान इसी पर है कि लड़की कहीं किसी तरीके से जरा आजाद ना निकल जाए। हरिशंकर परसाई ने कहा था ना, इस राष्ट्र की आधी ऊर्जा तो लड़कियों की डोली उठवाने में जा रही है, तो ये राष्ट्र तरक्की कहां से करेगा? यूं ही मैं आपसे नहीं वेदांत की बात करता, और वेदांत माने सिर्फ अद्वैत होता है, और वो अकेला है जो शिखर पर है बैठ करके और वहां से चिल्ला रहा है कि मूर्खों, देह तुम हो ही नहीं तो देह के आधार पर ये भेदभाव कैसे कर रहे हो? और हमने गजब करा, नारी को चेतना तो माना ही नहीं, हमने देह तक नहीं माना, हमने उसको वस्तु बनाया, प्रॉपर्टी, चीज। जो मैं आपसे बोला करता हूं ना कि महिला का शरीर नहीं मनुष्य की चेतना है आप, सच्चाई उससे नीचे की है। आपको कोई महिला का शरीर भी नहीं मानता, आपको प्रॉपर्टी माना जाता है। चेतना होती है, चेतना से नीचे देह, और देह से नीचे
संपत्ति, चीज, वस्तु। तो स्त्री धन, पशुधन इस तरह से गिना जाता था पहले। वो शब्द अब नहीं है, पर मानसिकता अभी भी वही है। और यही वजह है कि जैसे जैसे स्त्री साक्षर, सशक्त, सक्षम होती जाती है, वैसे वैसे प्रजनन दर कम होती जाती है, क्योंकि अब वो अपने ऊपर पति को जबरदस्ती चढ़ने नहीं देती, वो अपने अधिकार जान जाती है। एक तरह से कहिए तो वो अपना बलात्कार कम होने देती है। जो बड़े से बड़ी नाइंसाफी हम धर्म के साथ कर सकते थे, धर्म को तो बहुत बर्बाद किया हमने। वो ये था कि हमने अपनी ही परंपराओं को, मान्यताओं को, स्वार्थों को, पूर्वाग्रहों को ग्रंथों में ये लिख करके दिखा दिया कि ये सब तो ऊपर से आ रहा है, ये सब तो उसने चाहा है, ये उसने नहीं चाहा, ये तुम्हारी चाल है कि तुम ये सब वहां लिखे दे रहे हो। और एक बार तुमने स्त्री को एक नीचा नागरिक बना दिया या संपत्ति बना दिया, तो अब अगर वो सर उठाएगी तो पुरुष को बुरा तो लगेगा ना। तो फिर उसे उसकी औकात दिखाने का एक तरीका भी होता है बलात्कार। बहुत सर उठा रही थी, ले। बहुत मुंह खुलता है ना तेरा, ले। रेप, टू कीप यू इन योर प्लेस। ये भी वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उस पुरुष के भीतर ये बात बैठा दी गई है कि ऊपर वाले ने ही स्त्री को बनाया है पुरुष की सेवा के लिए। तो ये इतना क्यों उठ रही है? इतना उठ रही है तो फिर सजा देना जायज है ना। तो मैंने इसको जायज सजा दी है। अब समझ में आ रहा है कि क्यों ये सब बोलते हैं अच्छा इसका रेप हुआ है तो इसी की गलती होगी। क्योंकि जब ऊपर वाले ने ही तेरे लिए नियम बना दिया कि जरा दब के चल, जरा ढक के चल, तो तू क्यों इतना उड़ रही थी? अब तो उड़ रही थी तो बॉयज विल बी बॉयज। उन्होंने तेरा रेप कर दिया तो ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं हो गया, चलो छोड़ो, थोड़ी सी माइनर पनिशमेंट दे दो और छोड़ दो। मैं इसलिए आपको आपके वास्तविक धर्म ग्रंथों के पास ले जा रहा हूं, ताकि वो सब कुछ जो आप यूं ही धर्म के नाम पर पकड़े हुए हैं वो छोड़ दें। कि जाइए देखिए वास्तव में कितने ऊंचे हैं आपके उपनिषद और कितनी खुली बातें कह रहे हैं, कितने उदार हैं। पश्चिम में जो फेमिनिस्ट्स हुए उन्होंने कहा, कई तरीकों से कहा है, पर उनका कहने का तरीका यह था कि लड़की वैसे तो पैदा होती है, पर उसको जो वुमन बना दिया जाता है, उसको जो जेंडर दे दिया जाता है, सेक्स नहीं जेंडर, वो समाज देता है। भारत ने इससे भी आगे की चाल चली। भारत ने कहा वो हम नहीं दे रहे, वो ऊपर से आ रहा है। देखो धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है, जिन किताबों में ऐसा लिखा हुआ है वो धार्मिक है ही नहीं। और आप ये धार्मिक किताबें वो मैं आपके पास लेके आ रहा हूं, उनमें कहीं लिखा है, गीता में लिखा है, कहीं अष्टावक्र बोल रहे हैं ऐसा, ऋभु बोल रहे हैं ऐसा। संतों के इतने दोहे मैंने आपको पढ़ा दिए और इतने भजन, इतनी चौपाइयां, बताइए है कहीं पर? और जिन्होंने ऐसा कह दिया हो अपने दोहों चौपाइयों में, तो याद रखिए संतों की बातें भी स्मृतियां हैं, उसमें से वही लेना है जो बात हम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि से मेल खाएगी। जो कुछ नहीं मेल खा रही ठुकरा देंगे। यह है हमारा वास्तविक धर्म, ऊंचे से ऊंचा। और हमने उसको क्या बना डाला कि विदेशों से जब महिलाएं आती हैं भारत भ्रमण में टूरिस्ट बन करके, तो कई देश हैं जो कई बार उनको एडवाइजरी देते हैं कि भारत तो जा रही हो, पर बचकर रहना इन इन जगहों पर, इस समय पर, ऐसे ऐसे लोगों से, इन इन शहरों में बहुत रेप होता है। यह बना डाला हमने भारत को।
बोलिए। आचार्य जी, इसी संदर्भ में सिर्फ एक बात और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बंगाल में जो 3 घटनाएं घटी हाल हाल में, आरजी कर लास्ट ईयर हुआ था, उसके बाद ही कुछ दिन बाद एक साउथ लॉ कॉलेज है साउथ कलकत्ता में, वहाँ पर एक लड़की गई थी एडमिशन के लिए, एडमिशन के दौरान ही उसके संग गैंग रेप हुआ। और थोड़े दिन पहले ही फिर दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज में एक लड़की अपने ही एक मित्र के साथ कैंपस के बाहर ही निकली, वहाँ फिर उसका गैंग रेप हुआ, जिसमें आपने अभी जो जिक्र किया उसके गहराई में घुसकर कि रेप कहाँ से आता है, तो ये एक चीज़ बार बार जो नज़र में आ रही है वो ये है कि इंस्टीट्यूशन के भीतर भी, और विशेष करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के भीतर भी ये घटनाएं घट रही हैं। और जोड़िए इसमें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी जो हाई अथॉरिटी है, अगर वो वुमन हो तो वो भी प्रिजुडिस्ड होगी। हाँ, वही तो मजे की बात है। जो लॉ कॉलेज में जो प्रिंसिपल है, उन्होंने भी इसी रेप के को समर्थन ही किया एक तरीके से, और बहुत दुख की बात है, या जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत शर्मनाक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारा स्टेटमेंट कहां से आ रहा है, वो हवाओं में है। मैं पूछ तो रहा हूं, आप स्तंभ धर्मसूत्र आप में से कितनों ने पढ़ा है? नाम भी कितनों ने सुना था आज से पहले? कितनों ने सुना था? लो, और ये वो धर्मसूत्र हैं जिनसे फिर उनकी रचना हुई, जिनको नाम दिया था धर्मशास्त्र, जिसमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और पराशर स्मृति ये सब आते हैं। आपने नहीं सुना ना? आपने तो मनुस्मृति नहीं पढ़ी है, तो आपने ऊपर के धर्मसूत्र तो क्या ही पढ़े होंगे, पर आप उनको जी रहे हो। इसी तरीके से ये सब जो व्यक्ति हैं, इनको पता ही नहीं है कि ये जिसको जी रहे हैं वो बात किस प्रभाव से आ रही है। हवाओं में है वो सब कुछ, हवाओं में है, आप उसको सोख लेते हो, आप उसको सोख लेते हो। और महिला तो और ज्यादा सोख लेती है, क्योंकि प्रकृति ने ही उसको थोड़ा ऐसा बनाया है कि विश्वास वो ज्यादा कर लेती है। एक तरह से उसकी विवशता है, क्योंकि जंगल से ही तो हम सब निकल के आ रहे हैं ना। जंगल में वो बहुत समय तक वो पड़ी रहती थी, असहाय, प्रेग्नेंट, तो उस वक्त उसको विश्वास करना ही पड़ता था बहुत बातों पे। जब आपका बस नहीं चलता तो फिर विश्वास के अलावा कोई सहारा नहीं बचता। तो महिलाएं और ज्यादा वो सब पुरानी बातों पर और पुरानी कथाओं पर विश्वास कर लेती हैं, जबकि महिलाओं को और ज्यादा इंक्विजिटिव होना चाहिए। नहीं, ये जो तुम बोल रहे हो या ये जो तुम्हारा नजरिया है, रुख है, बिहेवियर, एटीट्यूड है, ये कहां से आ रहा है, बताओ बताओ बताओ। पर नहीं, मैं तो पापा की परी हूं, अच्छी बच्ची हूं, पापा ने बोला है तो मैं दूंगी ना, क्योंकि पापा मेरे इतने अच्छे हैं। और पापा की परी को भले ही ना पता हो कि पापा ने कोशिश भरपूर कर ली थी उसका भी अबॉर्शन कराने की, पैदा हो गई वो दुर्घटना से। भाई, सब जो अटेम्प्ट्स होते हैं अबॉर्शन के, वो सफल भी नहीं हो जाते। और कई बार तो आप चाह रहे हो तो अबॉर्शन करा नहीं सकते, क्योंकि प्रेगनेंसी एडवांस्ड हो गई है। तो सोचो कि अगर 5 करोड़ मारी गई हैं लड़कियां, ये तो एक्चुअल डेथ्स हैं, तो डिजायर्ड डेथ्स कितनी रही होंगी? 5 करोड़ को तो सफलतापूर्वक मार दिया गया। और ऐसी कितनी होंगी जिनको चाहा गया होगी मार दे, पर वो दुर्घटना से पैदा हो गई, या कि वो पैदा सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि लग रहा था इस बार लड़का हो जाए, शायद इस बार लड़का हो जाए, और वो लड़की एक के बाद एक आती गई, वो पैदा हो गई। वो धूमिल की पंक्तियां हैं ना, बड़ी प्यारी पंक्तियां, कोई मुझे ला करके अभी दे दे कि ओ प्यारी भाभियों, ओ नटखट बहनों, आईने को घूरना छोड़ दो, सिंगारदान को छुट्टी दे दो। कोई देगा मुझे? आप लोगों को यही बोल रहा हूं, सिंगारदान को छुट्टी दे दो। आपको बात समझ में नहीं आ रही है, आप बहुत ज्यादा विश्वासी हो, क्योंकि न पढ़ने लिखने के कारण आपको पता ही नहीं है कि आज जो हवाओं में है वो आ कहां से रहा है, कि जिस पर आप यकीन कर रहे हो वो कहीं काल तो नहीं आपका। और ये मैं कोई महिलाओं को भड़का नहीं रहा हूं, मैं पुरुषों को उनकी जिम्मेदारी याद दिला रहा हूं। चैन से जीना चाहते हो तो तुम्हारे आसपास जो भी महिलाएं हैं उनको आजादी दो, चैन दो। नहीं तो जिंदगी का नियम है, जो शोषण करेगा उसे शोषण बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। ये धूमिल की है? नहीं, ये नहीं है, ये चैट ने हेलुसिनेट करा है।
कविता ही बना दी। गूगल करो, गूगल करो, इन्हीं ओ प्यारी भाभियों, ओ नटखट बहनों, सिंदूरदान धूमिल, ये लिखो सर्च फ्रेज। ओबीडियंट, सबमिसिव, पागल हो गई हो। ट्रेडिशनल, तुम्हारे लिए क्या है ट्रेडिशन में जो ट्रेडिशन का पालन करे जा रही हो? बताओ तो, तुम्हारे लिए क्या है ट्रेडिशन में? तुम्हें क्या मिलेगा ट्रेडिशन का पालन करके? कोई और मौज मार रहा है, कोई और मक्खन छान रहा है, तुम्हें क्या मिल रहा है ट्रेडिशन से? लेकिन सबसे ज्यादा अभी करवा चौथ है, कई सालों तक मैं कुछ ना कुछ बोल दिया करता था, अब मुझसे बोला भी नहीं जाता, कुछ नहीं बोला मैंने। ये याद है ना, एक लड़की को समर्पित उन्होंने कविता लिखी थी। मैंने खोजा बहुत, और कुछ ऐतिहासिक बहुत उसमें मुझे दस्तावेज मिला नहीं जहां से पता चले कि वो लड़की ठीक ठीक कौन थी, पर ऐसा लग रहा है जैसे कि ईरानी क्रांति की बात कर रहे हैं वो। जहां पर कोई लड़की थी जो पेट में बारूद बांध करके सीधे टैंक के नीचे घुस गई थी टैंक को उड़ाने के लिए, तो उसके लिए लिखी थी, उसमें से उदाहरण है। ओ प्यारी भाभियों, ओ नटखट बहनों, सिंगारदान को छुट्टी दे दो, आईने से कहो कुछ देर अपना अकेलापन घूरता रहे, कंघी को झड़े हुए बालों की याद में गुनगुनाने दो, रिबन को फेंक दो अलगनी पर, ये चोटी करने का वक्त नहीं और ना बाजार का, बालों को ऐंठ कर जूड़ा बांध लो और सब की सब मेरे पास आओ, देखो मैं एक नई और ताजा खबर के साथ घर की दहलीज पर खड़ा हूं। ओह, जैसा मैंने पहले कहा है, 20 सेबों की मिठास से भरा यौवन जब फटता है तो न सिर्फ टैंक टूटता है बल्कि खून के छींटे जहां जहां पड़ते हैं बंजर धरती पर आजादी के कल्ले फूटते हैं। और ओ प्यारी लड़की, कल तू जहां आतिश के अनार की तरह फूट कर बिखर गई है, ठीक वहीं से हम आजादी की वर्षगांठ का जश्न शुरू करते हैं। जहां सबसे ज्यादा पिछड़ी बातें हो रही होंगी, सबसे ज्यादा रिग्रेसिव बातें, सबसे ज्यादा महिला दमन करने वाली बातें, वहां सबसे ज्यादा महिलाओं की भीड़ होगी समर्थन में, ताली बजा रही होंगी, नाच रही होंगी। सोचे ना महिला तो इसलिए उसको बता दिया गया कि तुम्हारे लिए सोचने का मार्ग है ही नहीं, तुम तो बस मानो और ऐसी ऐसी यहां पर केला रख दो, यहां पे नारियल रख दो और ऐसा कर लो और धागा बांध लो और ये लटका लो और इससे बस तुम्हारा हो जाएगा। आप जिसको बोलते हो ना कि इंडियन मेंटालिटी, ये पता तो करो वो इंडियन मेंटालिटी कहां से आ रही है। आप जिसको बोलते हो ना कि मम्मी लोग तो सब ऐसे ही सोचती हैं, तुम सोचो तो कैसे सोचती हैं? अच्छा एक बात बताओ, इंसान तो सब है, कोई जर्मनी में पैदा हुई है लड़की, कोई भारत में पैदा हुई है लड़की, जीन्स तो एक बराबर ही है। अरे इतना होता है अंतर, लाख में एक अंश का अंतर होगा कि उसकी आंखें चलो नीली हैं, तुम्हारी काली हैं, उसका कद तुमसे 2 इंच ऊपर होगा, इतना ही अंतर होगा। बाकी तो भारत की महिला हो कि जर्मनी की महिला हो, एक ही है कि नहीं है? तो ऐसा कैसे होता है कि भारत की मम्मी और जर्मनी की मम्मी में इतना अंतर दिखाई देता है? ये जेनेटिक तो नहीं है, ये हवाओं में है जो तुम्हारे भीतर घुस रहा है, तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? और फिर तुम बोलती हो हमारी तो मम्मियां होती ही ऐसी हैं। वो मम्मी ऐसी है नहीं, उसको बना डाला इस समाज ने ऐसा, वो पैदा नहीं हुई थी ऐसी। नहीं, जर्मन वुमन वो अच्छी नहीं होती है, गंदी होती है, वो ऐसे छोटे कपड़े पहनती है और कई बार तो डाइवोर्स भी दे देती है। इंडियन वुमन होती है चेस्टिटी की प्रतिमूर्ति, पति की वफादार, वेरी लॉयल इंडियन वुमन। कैसे? जीन्स अलग है कैसे? और जिसको तुम वफादारी बोल रहे हो, वफादारी है कुछ और है, वफा का अर्थ भी समझते हो? पहली वफा निभाई जाती है सच्चाई से, जो सच्चाई के लिए वफादार नहीं हो किसी और का वफादार कैसे हो जाएगा?
धर्म है आपका जो सत्य को सबसे ऊपर रखता है। सत्यम सत्यम पुनः पुनः। एक बार नहीं 100 बार सत्य के पास लौट लौट कर आऊंगा। माया खींचेगी, खींचती रहे, मैं लौटूंगा, मैं लौटूंगा, मैं लौटूंगी, मैं लौटूंगी। मेरी भी भाषा देखो बायस्ड हो गई। और ये सब मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा कि मैं स्त्री समर्थक हो जा रहा हूं। मैं नहीं स्त्री समर्थक हूं। जो तुमने अपनी हालत बना रखी है कोई पसंद करेगा? हालत देखो अपनी। पर इंसान हूं, और स्त्री पुरुष सब इंसान है। और यह बात मेरी गरिमा पर कीचड़ डालती है कि इन इंसानों ने अपनी यह हालत कर ली है। और इंसान सब एक बराबर होते हैं पोटेंशियली। वही संभावना स्त्री में है जो पुरुष में है, वही संभावना सब में एक बराबर है। लेकिन वही संभावना होते हुए भी कोई अपने आप को बिल्कुल सर्कस की कैद का जानवर बना दे और रोज तमाशे करे, तो यह बात डिग्निटी की तो नहीं है ना। कैरिकेचर्स, कैरिकेचर्स इन द फीमेल फॉर्म। क्या हो सकती थी, क्या बन गई। और आत्मविश्वास भरपूर है। हम आंटी हैं। मोरल अपर हैंड, आई एम द वर्चुअस आंटी। तू अपनी भी जिंदगी खराब कर चुकी है, तू अपनी बेटी की, अपने बेटे की भी जिंदगी खराब कर रही है, लेकिन तुझे कॉन्फिडेंस पूरा है कि तू कुछ है। आता जाता तुझे कुछ नहीं, पर विश्वास पूरा है। क्यों? मैंने वो सारे काम करे हैं जो समाज में नैतिक माने जाते हैं, तो अब तुम मेरी इज्जत करो। मैंने वो सारे काम करे हैं जो समाज में नैतिक माने जाते हैं, तो अब तुम मेरी इज्जत करो, मैं आंटी हूं। अभी हम जो नया बैच बना रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप जानो आप उसमें क्या करने वाले हो। कि लाओ सब महिलाओं को, गृहिणियों को लाओ, कामकाजी महिलाओं को लाओ। तो उनसे सबसे अभी कहा है कि बताओ, लोगों को कैसे बताओगे कि गीता समागम में क्या होता है, सत्रों में क्या होता है, उन्हें कैसे बताओगे? तो ये भी है। ऐसे देखो बेटा, पाप लगेगा। ऐसे बताओगे, देखो बेटा पाप लगेगा। आचार्य जी सब भगवान जी की बातें बताते हैं, ध्यान से सुनना और अच्छे नंबरों से पास होना। दही चाट के माखन मिश्री बगल में रख करके गीता सत्रों में बैठा करो। नहीं, कहा नहीं है, पर थोड़ी सी ढील दे दो तो यह भी कह दिया जाए। एक तरह से ना, पुरुष होने के नाते मुझे शिकायत है। शिकायत हल्का शब्द है, खुंदक है इस समाज से। तू ढंग की लड़कियां क्यों नहीं पैदा कर पाया? क्योंकि मेरा भी स्वार्थ है ना। वही भाव, मैं अबला हूं, मैं तो पैदा ही अबला की गई हूं। और जब आप अपने आप को अबला घोषित कर देते हो ना, तो आप बहुत हिंसक हो जाते हो। क्योंकि अगर मैं अबला हूं तो अब मैं अपने दुर्बल होने का बदला निकालूंगी। जिसने मुझे दबा कर रखा, जिसने मुझे शोषित किया, उसकी हर जगह शिकायत करूंगी और अपने आप को मैं पूरी दुनिया में विक्टिम बनाकर पेश करूंगी। बड़े से बड़ा गुनाह होता है भीतर अपने आप को दुर्बल बना लेना या दुर्बल मान लेना। अब आप सिर्फ शिकायतें शिकायतें शिकायतें। और वही घरेलू खुरपेंच, साजिशें, देवरानी जेठानी, पीछे से उसकी रस्सी खींचना, आगे से उसका पल्लू खींचना। घर को नर्क बनाना।
ये सब दुर्बलता के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। आपसे किसने कह दिया आप दुर्बल हो? आप अपने लिए ये घरेलू खटपट क्यों चुन रहे हो? आप अपने लिए जीवन के बड़े रण क्षेत्र क्यों नहीं चुन रही? बस वही कि गुस्सा आ गया ना तो मैं बेलन मार दूंगी। अरे बेलन क्यों मारना है? जाओ सीधे टैंक चलाओ। संघर्ष भी किससे हो रहा है? जेठानी से। अरे दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, मैं कह रहा हूं, आमंत्रित कर रहा हूं, आओ जूझो उनसे, छोड़ो जेठानी को। पड़ोसन की बिचिंग, और वही फिर सब आप जो टीवी सीरियल देखते हो उसमें सब सामने आता है कि नहीं? यही तो होता है उसमें लगातार। ये क्या अपनी हालत बना ली है? क्या कर लिया ये? और ऊपर से कॉन्फिडेंस भरपूर, मैं आंटी हूं, तुम मेरी सुनोगे। नो बेटा नो, गिरी चीज नहीं उठाते तो आपको भी नहीं उठाऊंगा फिर कभी। आधी तो कुपोषित हैं। अरे ठीक है, चलो बचपन में जो भी हो गया, थोड़ा खाना पीना, दौड़ना, खेलना, कूदना, जिम जाना शुरू करो। अब तो तुम्हारे पास एआई है, चैट जीपीटी से ही पूछ लो कि क्या मेरे लिए अच्छी खुराक होगी। क्यों भारतीय संस्कार के नाम पे कार्ब्स खाए जा रहे हो और घर वालों को भी खिला रहे हो दाल चावल रोटी सब्जी। इसमें क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा? और सब्जी के नाम पे भी आलू। यही बना रहे हो, यही खा रहे हो, यही खिला रहे हो, और ये सब कुछ वहीं से आ रहा है, हवाओं से आ रहा है। तुमको पता भी नहीं है कि तुम्हारा पूरा जो व्यवहार है वो निर्धारित कौन कर रहा है। देखो, शुरू मैंने रेप से करा था, आ थाली पर गया हूं, पर एक सूत्र है साझा। शरीर को भी मजबूत नहीं बनाना है, मन से भी अबला रहना है, तन से भी अबला रहना है। ऐसा कोई सर्वे हुआ नहीं है, पर होना चाहिए। जो रेप सर्वाइवर्स हैं, रेप विक्टिम्स हैं, अगर उनकी कद काठी नापी जाएगी तो वो औसत से कम निकलेगी। भारत में महिलाओं की जो औसत कद काठी है वैसे ही कम होती है कद, पर जो रेप विक्टिम्स हैं उनका और कम निकलेगा। ये हाइपोथेसिस है मेरा, इसको अभी जांचा जाना बाकी है, पर ये हाइपोथेसिस है मेरा। जितना कमजोर बनोगे दुनिया उतना चढ़ेगी तुम्हारे ऊपर भाई। और मोरालिटी कोई तरीका नहीं होता है कि ताकतवर बनने का, कि मेरे पास कुछ नहीं है, न भीतरी ताकत न बाहरी ताकत, पर मेरे पास, मैं आंटी हूं, तुम मेरी सुनोगे। कोई नहीं सुनेगा। ऊपर ऊपर से हाँ जी आंटी, पीछे आके हंसते हैं तुम्हारे ऊपर। हाँ जी आंटी, हाँ जी आंटी, और फिर पीछे हंसते हैं, आंटी को बेवकूफ बनाया, मूर्ख है। आंटी छोड़ दो, मम्मी का भी यही होता है, नहीं जानते क्या? लड़का जरा सा बड़ा हुआ नहीं तुम्हारा, 15 साल का, वो तुम्हें बेवकूफ बनाना शुरू कर देता है। क्यों? मोबाइल चलाने तक तो ठीक से जानते नहीं, तो उसके लिए भी 14-13 साल का लड़का होगा, उसके पीछे जाते हो, मोबाइल चला दे। अब वो इज्जत करेगा तुम्हारी? पर अबला बन के रहना है, अबला। मैं नीर भरी दुख की गठरी। हाँ बोलिए, इसी पे आगे बोलिए, कुछ हो तो। एक आध ले लो, मुझे पता है, एक आध ले लो, चलो। दुनिया की, अगर मुझे सही याद है तो शायद 30% या 50% एनीमिक महिलाएं भारत में हैं। हमारी आबादी दुनिया की 16% है। यहां महिलाओं में खून ही नहीं होता, और खून है तो उसमें आयरन नहीं होता। क्यों? उसमें भी मोरालिटी है। मैं तो इतना सही खाती हूं, पारंपरिक धार्मिक महिला हूं, सबको खिला के थोड़ा सा जो बच जाता है वो खा लेती हूं। मैं पागल हो गई है, दिमाग भी खराब हो जाता है। चीजों की भीतर कमी हो ना तो दिमाग भी उल्टा पुल्टा चलता है। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, भी आपने मेंशन किया कि अगर एक स्टडी होती अगर रेप विक्टिम सर्वाइवर्स पे, तो एक्चुअली मैंने अभी जस्ट गूगल किया तो एक फॉरेन स्टडी है जो पब्लिकेबल है, में कि इम्पैक्ट है लेसन्स फ्रॉम अ मल्टी जनरेशनल लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च स्टडी, ईयर लॉन्ग स्टडी है, और उसमें वो सारे डोमेन्स राइट फ्रॉम कॉग्निशन
टू आपने जो डेवलपमेंटल प्यूबर्टी पहले आ गई तो हाइट ग्रोथ वगैरह अफेक्टेड होगा, तो वो सारे डोमेन्स को एडवर्सली अफेक्ट करता है। डिप्रेशन हो गया। दिस इज आफ्टर सेक्सुअल अब्यूज। हाँ, सेक्सुअल अब्यूज का 23 ईयर पे असर क्या है? हाँ, longitudinal- ये तो है ही इंपॉर्टेंट कि असर जो है वो बहुत एडवर्स होता है, ये तो है ही इंपॉर्टेंट। मैं कुछ इससे भी आगे का कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जिनका अभी एक्सप्लिसिट सेक्सुअल अब्यूज नहीं भी हुआ है उनकी देखो, समझ में आ रही है बात? और ये तो है कि सेक्सुअल अब्यूज के बाद क्या हुआ है, मैं कह रहा हूं जिनका हुआ है उनका कदकाठी कितना था अब्यूज से पहले भी, वो देखो। मैं कह रहा हूं कि बीइंग वीक इज इन्विटेशन टू एक्सप्लॉइटेशन। आप वीक थे इसीलिए ज्यादा संभावना हुई कि आपका रेप होगा, ये कह रहा हूं। हाँ बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। प्रणाम आचार्य जी। जी अभी हम रेप के बारे में बात कर रहे थे तो मैं थोड़ा सा डायरेक्शन को चेंज करके एक क्वेश्चन आया था मेरे मन में, वो पूछना चाह रही हूँ। रेप को बोला जाता है सबसे हीनस क्राइम है हमारी सोसाइटी में, पर वो तो देह के स्तर पे है। हम कोई मर्डर करता है, कोई किसी को धोखा देता है या चोरी करके चल जाता है, व्हाई इजंट दैट? नहीं, पवित्रता तो जेनिटल से बांधी गई है ना, इसलिए। तो वो क्यों है? हम इस वो इसलिए क्योंकि बाबा जी ने ऐसा कराया है, और किसी वजह से नहीं है भाई। पवित्रता का संबंध किससे होता है? चेतना से। और पवित्रता को यौनांग से बांध दिया, तो चेतना भी अब किससे बांध दी? यौनांग से। तो माने आपका अगर यौनांग का अतिक्रमण हो गया तो आपकी चेतना भी मार दी गई है, यह कहा जा रहा है बाबा जी द्वारा। पवित्र और अपवित्र क्या हो सकता है? चेतना। ठीक है, तो प्योरिटी वर्ड चेतना के साथ ही एसोसिएट होगा, पर उसको आपके जेनिटल के साथ जोड़ दिया गया। तो माने कॉन्शियसनेस अब कहां घुसेड़ दी गई है? जेनिटल्स की दिशा। तो आपका जेनिटल अगर वायलेट हुआ है तो उसको कह दिया जाता है कि आपकी कॉन्शियसनेस वायलेट हो गई। तो ये तो हो गया ना बड़ा क्राइम, क्योंकि द ह्यूमन बीइंग इज अ कॉन्शियस एंटिटी। तो अगर आपकी कॉन्शियसनेस वायलेट हो रही तो बड़ा क्राइम है। और आपकी कॉन्शियसनेस कहां मान ली गई है? कहां पर है? वो जेनिटल में है। तो इसीलिए स्त्री की कॉन्शियसनेस यहां नहीं है, उसको माना गया है कि वो उसके जेनिटल में है। तो इसलिए इतना बड़ा हुआ हो जाता है कि और फिर वो कभी खुद सुसाइड भी कर लेती है, कभी उसका घर वाले मार देते हैं, ऑनर किलिंग में मार देते हैं कि इसका रेप हो गया है, अभी किसी लायक नहीं है, इसको मारी दो या छुपा दो इस बात को, या कुछ और कर दो। कई जगह तो ऐसा भी है कि जो रेपिस्ट है उसी से शादी कर दी जाती है। कई जगह, भारत में ऐसा नहीं है पर पाकिस्तान अफगानिस्तान में ऐसा भी होता है कि रेपिस्ट को सजा ये दी जाती है कि अब तू इससे शादी करेगा। ये मेल्स के साथ नहीं होता, क्योंकि रेप तो मेल्स के साथ भी होता है, गे कम्युनिटी में बहुत ज्यादा होता है, पर उनको इतना हाईलाइट नहीं किया। क्योंकि जब वो सब परंपराएं बनी थी उस समय पर होमोसेक्सुअलिटी उतनी ज्यादा थी नहीं। अगर होती तो उससे संबंधित भी वहां कुछ ना कुछ होता। थैंक यू सर। अभी कितना है समय? अभी कितना है ये बताओ, फिर तो चलना पड़ेगा। कल मिलिए, कल बात करते हैं।